Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, in our previous class, we had started our fourth chapter of social science class 7th of DAV publications. Today we'll continue it. If you have remembered in our previous video, what we had done the meaning of atmosphere. क्या होता है atmosphere का meaning? कि it is a thick layer that surrounds the earth's surface, and what it is composed of? It is composed of different mixtures of transparent gases. Okay, it is a layer that is made up of different gases, and इसकी हमने 4 layers देखी थी, troposphere, then stratosphere, mesosphere and thermosphere, जिसमें से we had done first 2 layers, that is troposphere and stratosphere. So today we'll do the next layer, that is mesosphere and thermosphere. So let's begin with the third layer. ट्रोपोस्फियर हमने देखा था कि जो अर्थ के बिल्कुल क्लोज है. स्ट्रेटोस्फियर जिसकी हमने बहुत सारी क्या की थी, इम्पोर्टेंस की थी कि इसकी क्या है, फीचर्स हमने किए थे. क्लीन एयर यहाँ पर हमें मिलेगी. देन इट इज़ सुटेबल फॉर द एयर फ्लाइट्स. देन इट कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर. ओके, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, ओजोन लेयर के कारण it prevents ultraviolet rays to reach the earth's surface. So that we had done in our previous video. So the third layer of the atmosphere is mesosphere. Now mesosphere that lies above the stratosphere. It is a cold layer. कैसी है ये? ठंडी. यहाँ पर ठंड ज़्यादा है. ठंड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पर जाते रहेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहेगा. तो हमने देखा था कि जो हमारे ट्रोपोस्फियर है उस लेयर की हाइट कितनी थी, 8 to 11 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक देयर वाज स्ट्रेटोस्फियर, एंड फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर द थर्ड लेयर लाइज, दैट इज मेसोस्फियर. एंड द फीचर ऑफ दिस लेयर इज meteors burn up in this layer. Now what are meteoroids? तो meteors क्या होते हैं बेटा? These are the terrestrial bodies, यानी कुछ उल्का पिंड होते हैं, हिंदी में हम इनको उल्का बोलते हैं. तो these are the terrestrial bodies. terrestrial bodies मतलब यूनिवर्स में ही कुछ फ्लोट करने वाले, मूव करने वाले स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, पत्थर की तरह दिखने. जैसे प्लैनेट क्या है, प्लैनेट भी तो एक बड़ा क्या है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है, प्लैनेट्स. तो ऐसे छोटे छोटे कुछ जो हैं टेरेस्ट्रियल बॉडीज आर स्टिल रिवॉल्विंग देयर इन द यूनिवर्स, इन द स्काई. व्हेन दे स्ट्राइक द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं. ओके, एंड आपने कभी सुना होगा वर्ड, देखा भी होगा अगर आपने, टूटते तारे के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो टूटता हुआ तारा क्या है? यही जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन मतलब बहुत तेज़ घर्षण, घिसने के कारण क्या होती है, इनके अंदर लाइट क्रिएट होती है. जैसे घिसने से क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि पहले मानव ने आग कैसे लगाई थी, 2 पत्थरों को घिस के चिंगारी निकली थी, उससे आग लगी थी. तो ऐसे ही क्या होता है, जब इनके अंदर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन के कारण दे टर्न्स इनटू फायर बॉल्स, और उसके पीछे एक टेल टाइप बन जाती है ऑफ फायर, और हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, टूटता हुआ तारा. लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता. दोज आर दी terrestrial bodies, okay, which turns into fireballs due to the friction within the atmosphere. तो meteors अब जो होते हैं वो भी कहाँ पर हमारे क्रिएट होते हैं, आते ऊपर से हैं, लेकिन जब यहाँ पर वो एंटर करते हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दे बर्न्स अप. उनमें क्या होती है, उनमें चिंगारी आ जाती है, वो फायरबॉल में टर्न हो जाते हैं. सो दिस वाज आवर मेसोस्फियर. नेक्स्ट वन इज थर्मोस्फियर. अबव द मेसोस्फियर इज थर्मोस्फियर, जिसकी हाइट आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, अप टू 400 किलोमीटर. तो ट्रोपोस्फियर थी हमारी 8 to 11, 11 to 50 है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, 50 to 80 है हमारी मेसोस्फियर, एंड अबव 80 till 400 किलोमीटर वी हैव आवर फोर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर, दैट इज़ द थर्मोस्फियर. वेयर द एयर इज़ वेरी थिन, यहाँ पर हवा बहुत कम है. In the lower layer of thermosphere,
ionosphere, ion particles are present in concentration. These ion particles are electrically charged and play an important role in our wireless communication. So in the lower layer, अब ये इतनी देखो 80 किलोमीटर से 400 तक है, तो यानी इसके जो बीच का, इसके लोअर पार्ट में यानी नियर टू मेसोस्फीयर आप कह सकते हो, क्या है, आयन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण कि हम लोग ये जो कम्युनिकेट करते हैं ना, मोबाइल्स पर, फ़ोन्स पे हम लोग बात करते हैं, देन आपके टीवी चैनल्स पे भी आप लोग टीवी चैनल्स देखते हैं, तो ये सारे वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद रेडियो वेव्स कैन बी सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू दीज आयन पार्टिकल्स। यही आयन पार्टिकल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, मैसेजेस ट्रांसफ़र करने में। दे अनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सरफेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, अब हम लोग कई बार कहते हैं ना कि नेटवर्क नहीं है। वो नेटवर्क क्या है? जब वहाँ पर ऊपर उस लेयर में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो हम तक नेटवर्क नहीं पहुँच पाता, यानी वो जो वायरलेस कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, एंड वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द पर्सन टू हुम वी आर कॉलिंग। दैट इज़ द नेटवर्क इशू। और नेटवर्क क्या है? हम लोग कोई तार से तो जुड़े नहीं हुए, है ना, कि भाई तार कट गई है या तार किसी ने निकाल दी, हम लोग बात नहीं कर पा रहे। हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई वायर नहीं है, वायरलेस, बिना तार का। पहले जो टेलीफोन होते थे ना, उनमें तार लगी होती थी। तो दीज आर सुटेबल फॉर दी वायरलेस कनेक्शन, जो हमारे लिए सुटेबल करते हैं, अफोर्ड करवाते हैं। लेकिन जब इनमें प्रॉब्लम होती है तो वही प्रॉब्लम हम लोग भी कहीं ना कहीं पर फेस करते हैं। बियॉन्ड द थर्मोस्फियर, about 1600 km above the Earth's surface, the Earth's atmosphere gradually merges with very thin gases of the outer space. तो थर्मोस्फियर के आगे क्या है? जहाँ पर थर्मोस्फियर ख़त्म हो जाती है, मैंने आपको बताया था एक और है एक्सोस्फियर, बट उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो अभी आपकी बुक में इसलिए सिलेबस में नहीं दिया। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक जो भी ये गैसेज हैं, ये पार्टिकल सब ख़त्म हो जाते हैं एक लिमिट के बाद। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ही, मेसोस्फेयर के बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसलिए क्या है, वहाँ पर दे आर वेरी थिन गैसेस, सो इट मर्जेस विद वेरी थिन गैसेस ऑफ द आउटर स्पेस। देखो डू में दिया हुआ है, इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर इनकमिंग सोलर रेज एंड एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एक्सेप्ट द ब्लू, गिविंग द ब्लू कलर टू द स्काई। अभी ऊपर कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल हैं, जिसके कारण सभी कलर्स क्या हो जाते हैं, वो जो ये जो डस्ट पार्टिकल है ना, माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक बहुत ही क्षुण, बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल लाइज देयर, जो क्या करते हैं, कलर्स को, ठीक है, दे एब्जॉर्ब द डिफरेंट कलर्स और दे एब्जॉर्ब द स्कैटर्ड सोलर रेज, और जिसके कारण कोई भी कलर हमें क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हमें कोई भी कलर नज़र नहीं आता, हमें सिर्फ एक ही कलर नज़र आता है, दैट इज़ ब्लू। उसी के कारण जो है हमें आसमान कैसा नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब ये किन किन चीज़ों से बना है। अब बना तो हमने बता दिया था कि अलग अलग गैसेस से बना है, लेकिन कौन सी गैसेस, कितने, जो इसमें वाटर वेपर हमने देखा था, डस्ट पार्टिकल हैं, तो मेन जो है हमने देखा था इट वाज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो कौन कौन सी गैसेस से ये बना है वो हम देखेंगे। द एयर विच वी इनहेल, इनहेल होता है सांस अंदर लेना, इज़ नॉट अ सिंगल गैस। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम हमेशा यही बात करते हैं ना, बट इट इज़ नॉट अ सिंगल गैस। बट नो डाउट उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होती है, वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। बट अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, उसमें कोई एक गैस नहीं होते, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को ब्रीथ इन नहीं करते, उसके साथ कुछ और गैसेस भी हमारे बॉडी में एंटर करती हैं। It is found that up to an altitude of 90 km from the Earth's surface, the proportion of three major gases present in the atmosphere is uniform. कि हमने क्या देखा है कि up to the height, altitude होता है बेटा height, altitude means height, ऊंचाई। तो up to the height of 90 किलोमीटर अर्थ सरफेस में कुछ गैसेज हैं जो एक
प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, उनकी मात्रा कितनी है। तो 3 मेजर गैसेज आर प्रेजेंट। अब वो कौन कौन सी है? दीज 3 मेजर गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट अबव 90 किलोमीटर द कॉम्पोजिशन बिगन टू चेंज। लेकिन 90 किलोमीटर के बाद ये जो प्रोपोर्शन यानी ये जो रेशियो है, जो परसेंटेज है इन गैसेस की, कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, आर्गन गैस कितनी परसेंट है, हाइड्रोजन गैस कितना परसेंट है, तो ये कॉम्पोजिशन फिक्स है अप टू 90 किलोमीटर। लेकिन अबव 90 किलोमीटर बियॉन्ड इट बिगिन टू चेंज, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। किस चीज़ के कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइटर गैसेज। जौन सी गैसेज हल्की हैं लाइक हीलियम, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइक हीलियम। तो जौन सी गैसेज हल्की हैं उनका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है? उनका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। एंड जौन सी गैसेज डेंस है उनका प्रोपोर्शन क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? हल्की चीज़ कहाँ जाती है? देखो कुछ यहाँ पर कुछ गैसेस का वेट ज़्यादा है, कुछ गैसेस का वेट कम है। वेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग एक इजी वे में समझते हैं। आपके सामने 2 चीज़ें हैं, आप एक चीज़ भारी है और एक हल्की है, आप दोनों चीज़ों को उड़ाएंगे तो ज़्यादा ऊपर कौन सी जाएगी? हल्की वाली या भारी वाली? ऑफ कोर्स दोनों में से जौन सी चीज़ हल्की होगी वो हवा में ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और भारी वाली शायद उतनी ऊपर ना जा पाए। तो वही इन गैसेस के साथ है कि गैसेस क्या है? एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं, ठीक है। सपोज दिस इज़ द एटमॉस्फेरिक लेयर और गैसेस क्या है? यहाँ पर फैली हुई हैं। अब जो भारी हैं, भारी गैसेस कहाँ रहेंगी? ऊपर उड़ जाएंगी कि नीचे रहेंगी? ऑफ कोर्स वो नीचे रहेंगी। तो जो हैवी गैसेस हैं वो कहाँ पर हैं हमारी? वो नीचे की तरफ हैं, जिनमें जैसे हमने देखी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वाली गैसेस ये नीचे की तरफ हैं। लेकिन जो लाइट गैसेस हैं जो यहाँ पर कम है, क्योंकि हल्की गैसेस सारी कहाँ चली गई? वो ऊपर चली गई। तो इसलिए यहाँ पर आकर अब कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? चेंज हो गई। यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो जब हम ऊपर जाते हैं, आपको भी पता होगा कि ऊपर जब जाते हैं स्पेस में तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो गैस की जो रेशियो है वो क्या है? कम है। और एक हाइट के बाद तो है ही नहीं, ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज़ वेरी। कारण क्या है? देखो उसको ईजी भाषा में आपने देखा, बिकॉज इट इज़ हैवी। तो वो हैवी है तो वो ऊपर, इसलिए हम इट इज़ नॉट अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज द एयर ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। तो इन गैसेस के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल भी हमने किए थे कि ऑफ कोर्स वो तो है ही है, और वाटर वेपर के कंटेंट भी जो है एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हमने जो गैसेस की हैं स्पेशली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके यूजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपने डायग्राम में भी देखा है कि नाइट्रोजन क्या है? कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 20.9%। तो देखो 78 प्लस 20, 98.9%। तो यही दोनों गैसेस क्या हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके बाद जो 1% के करीब 1.1% जो बच गया, उसमें बाकी सारी गैसेस थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। ओके बेटा, तो वही इन्होंने बताया है कि जो नाइट्रोजन है इट ऑक्यूपाइज 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन द एयर। इट इज़ दस द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा, तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा कौन सी है? वो नाइट्रोजन ही है। बट हैज़ लिटल डायरेक्ट इंपॉर्टेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की या यूज़ की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए डायरेक्ट किसी काम के नहीं है। वी डोंट यूज़ इट डायरेक्टली व्हेन वी इनहेल एयर। क्योंकि हमारे लिए तो कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर की? ऑक्सीजन। हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही जाती है हमारी बॉडी में। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स और वी कैन से द लिविंग बींग्स। व्हेन वी इनहेल एयर अ मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत हिस्सा जो है यूज़ नहीं करते इनसाइड आवर बॉडी सिस्टम। ऑन द कॉन्ट्रेरी प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन। लेकिन देखो नाइट्रोजन गैस किसके लिए ज़रूरी है?
प्लांट्स के लिए। किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? थ्रू दी सॉइल। प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? थ्रू दी सॉइल। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दस नाइट्रोजन इज इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस। तो ऑफकोर्स प्लांट्स किसके लिए ज़रूरी हैं? हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अभी मैंने आपको वही बताया कि नाइट्रोजन इज़ नॉट डायरेक्टली यूजफुल टू अस, बट ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन एन इनडायरेक्ट वे। हम लोग जो भी क्रॉपिंग करते हैं, फसलें लगाते हैं, खेती करते हैं, फूल पौधे अपने आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, ताकि वो अच्छे से फल फूल सकें। और वही प्लांट्स, वही ट्रीज़ जो पल्सेस हो रही हैं, जो वेजिटेबल्स हो रही हैं, फ्रूट्स हो रहे हैं, उनको कौन कंज्यूम कर रहा है? हम ह्यूमन बींग्स उनको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर प्लांट्स ही अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो ना तो हमें खाने पीने को मिलेगा, ना ही हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। तो इसी वजह से बिकॉज नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तो इसीलिए इट इज़ indirectly useful to us, not directly but it is indirectly very useful to us. Now let's come to the next gas, that is oxygen. आप सबको पता है कि it is about 20.9%, अभी हमने पीछे देखा था, लेकिन this is the most important gas for the living beings. Why? क्योंकि all living organisms whether human beings or animals inhale oxygen. चाहे कोई भी जो लिविंग बींग्स है, चाहे उसमें एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी लिविंग बींग क्या करते हैं? जब व्हेन दे इनहेल, जब वो सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, व्हाट वी इनहेल ऑक्सीजन। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू स्टे अलाइव। दस, और इसी कारण से, किस कारण से? क्योंकि हम इसको अपनी सांस के साथ अंदर लेते हैं, ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और इसी कारण से ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? लाइफ सपोर्टिंग गैस। द एटमॉस्फेयर इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑफ द ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस कीप अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स। अब जो ऑक्सीजन है हमने तो अंदर ले ली, तो अब हम कितने सालों से लाइफ है अर्थ पे, हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, हम क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से बढ़ रही है? ऑक्सीजन बढ़ने की जगह क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? व्हेन प्लांट्स ब्रीद इन, दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड, बट व्हेन दे एक्सेल, प्लांट्स जब एक्सेल करते हैं, प्लांट्स से क्या बाहर निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, इसलिए बोलते हैं ना हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वाई? बिकॉज इफ विल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फ्रेश एयर और द ऑक्सीजन, आवर एनवायरनमेंट विल बी वेरी क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने भी ध्यान रखना है, पेड़ पौधे तोड़ने नहीं है, काटने नहीं है, लगाने हैं। ओके अगर हमारे घर में आसपास खुली जगह नहीं है तो वी कैन प्लांट द प्लांट्स इन पॉट्स ऑल्सो, गमलों में आप लोग उनको लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, बट जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, प्लांट्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, और इससे क्या होता है? एक बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर में बना रहता है ना। Therefore, growing of trees and bushes is very important to maintain a balance of oxygen supply in the air. Of course, अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेते जाएंगे, बट वो बनाने का प्रोसेस कहाँ है? सपोज़ हमने सारे पेड़ काट दिए, जो कि आज ह्यूमन बीइंग करते जा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्री बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, मल्टीप्लेक्सेस बनाने हैं, सिनेमा हॉल्स बनाने हैं, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। सो to fulfill our requirements for some important or useless requirements, what we are doing? We are cutting the trees without thinking of its future result. लेकिन to grow more and more trees, plants, bushes, that is very important to maintain the proper ecological balance, to for the generation of oxygen in the atmosphere.
क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें फ्रेश एयर मिलेगी, उतनी ही जो है ऑक्सीजन जनरेट होगी। नहीं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या होनी शुरू हो जाएगी, जैसे अभी कोविड टाइम में क्या हुआ है, लोगों को देखो ऑक्सीजन तक की कमी होनी शुरू हो गई थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी बॉडी अब उसको रिटेन नहीं कर पा रही थी, कुछ बॉडी वीक हो गई थी, कुछ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अनहेल्दी हमारे लिए हो चुका है। सो दैट्स वाई प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड इन दिस वे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर important for human beings. Now the next is the carbon dioxide. Although it constitutes a very small percentage, अगर आपने ध्यान दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी है एटमॉस्फेयर में, इट कंप्राइज ओनली 0.03%। देखो 0.1% भी नहीं है, 0.1% का भी तीसरा हिस्सा है ना, तो इतने कम है, बट स्टिल it is important. Why? How? It is an important gas in maintaining the life cycle of the plants over the earth. ये जो है लाइफ साइकिल जो है उसको मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पहला जो है कारण है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे मेंटेन करती है। जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन एंड वार्म्स अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हमने चैप्टर की बिगनिंग में किया था कि अगर ये एटमॉस्फेयर ही ना होता, ये गैसेस ना होती, अलग अलग तरह की हर गैस अपना अलग अलग रोल प्ले कर रही है, अगर ये गैसेस ना होती तो हमारी अर्थ जिस पे आज हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, इट वुड बी अ फ्रोज़न प्लैनेट। ये बिल्कुल बर्फीला ग्रह होता, यहाँ पे शायद लाइफ पॉसिबल ना होती। लेकिन ये बर्फीला ग्रह नहीं है। कारण क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। अब हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या करेगी, ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ रखेगी, टेम्परेचर को बढ़ा के रखेगी। टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो ऑफकोर्स फ्रोज़न प्लैनेट तो हमारा अर्थ नहीं बन सकता, है ना। दूसरी चीज़, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है हमारा, वही जो हम लोग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, इनहेल एक्सहेल का जो हमारा प्रोसेस है। तो जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, बट व्हेन वी एक्सहेल, व्हेन वी ब्रीद आउट, तो कौन सी गैस हम लोग बाहर निकालते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड देखो दिया हुआ है, द ग्रीन प्लांट्स ड्रॉ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए जो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सन रेज। ओके, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उनका, फूड जनरेशन का, अपनी ग्रोथ का, अपनी डेवलपमेंट का, प्लांट्स को हम तो नहीं बड़ा करेंगे, प्लांट तो अपने आप ग्रो करेगा, अपना फूड अपने आप बनाएगा, है ना। तो उसमें वो क्या, किसको यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं। तो देखो प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, और उनके, अब आप सोचोगे कि वो हम तो ठीक है ना, इक्वल हो गया, हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखो बेटा कि अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ये देखो हीट कितनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी तो आप आज ही देख लो गर्मी कितनी है ना। आजकल जो टेम्परेचर है वो कितना हाई है, वो क्यों है, क्योंकि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उसमें से कौन सी गैस रिलीज़ होती है, यही गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके कारण जो है गर्मी आजकल क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन द एयर। देखो वही बात बताई गई है, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग बींग्स, कि अगर इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, तो वो लिविंग बींग्स के लिए क्या हो सकता है, इट कुड क्रिएट
problem for living beings. Since the carbon dioxide has a property to absorb heat, it increases temperature of the atmosphere, which in turn increases the temperature over the earth's surface. तो ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जितनी ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में होगी उतनी ज़्यादा गर्मी धरती पर पहुंचेगी और टेम्परेचर उतना ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. अब आजकल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, आपने सुना भी होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. तो दिस इज़ ओनली द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लानट, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा इशू बन गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट हाउ टू स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग. ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस इज़ द मेन एनवायरमेंटल इशू. अब देखो, डू यू नो में क्या दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ CO2, CFCs, मीथेन एट्सेट्रा. तो इन गैसेस को कम करके क्या कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि यही वो गैसेस हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ टेम्परेचर को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं. तो टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, ऑफकोर्स द स्नो विल स्टार्ट मेल्टिंग, ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड टेम्परेचर विल बी सो हाई दैट इट विल बी अनबियरेबल फॉर अस. हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. अब इन्हीं गैसेस के अलावा बेटा देयर आर अपार्ट फ्रॉम दीज 3 गैसेस द एटमॉस्फेयर हैज़ सम अदर गैसेस आल्सो. हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर में, कि कुछ और भी गैसेस थी जैसे आर्गन, हीलियम, मीथेन एट्सेट्रा, बट दे आर सो स्मॉल इन वॉल्यूम, दे आर वेरी लेस इन क्वांटिटी. बहुत ही कम हैं जो इनके पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर द अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. इनके अलावा और क्या है, ये भी हम कर चुके हैं, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल है वो मिलते हैं, दे हैव देयर ओन रेलिवेंस. ये वाटर वेपर, अब सोचो वाटर वेपर ही नहीं होगी तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे, है ना. तो यही डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर मिलकर ही जो है क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं. क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो बारिश होती है. तो वही इन्होंने बताया कि इनकी अपनी इम्पॉर्टेंस है. ऑफ कोर्स अगर वाटर वेपर नहीं होगी तो क्लाउड्स जनरेट नहीं होंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश कहाँ से होगी. फिर सोचो आजकल हम लोग क्या प्रे करते हैं कि हे भगवान इट्स सो हॉट एंड इट शुड रेन, बारिश होनी चाहिए. तो वो बारिश कहाँ से होगी, वो इन्हीं की हेल्प से होगी. तो दैट्स वाई दे हैव देयर ओन रेलेवेंस. द एटमॉस्फेयर आल्सो होल्ड्स सॉलिड पार्टिकल ऑफ डस्ट, सॉल्ट, pollen etc. These dust particles act as हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस अराउंड विच वाटर वेपर्स गेट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. तो देखो वही चीज़ उन्होंने दी हुई है कि ये कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में जिसके आसपास जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाती है, उसके आसपास जाके जमा हो जाती है. ठीक है, और वो किस चीज़ में टर्न हो जाते हैं, टर्न्स इनटू क्लाउड्स. वो क्या बन जाता है, उससे क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं. और वही बादल किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी बारिश करने में, टेम्परेचर को लोअर डाउन करने में. हम सब गर्मी में प्रे करते हैं ना कि बारिश होनी चाहिए, मौसम ठंडा हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, हियर आवर टुडेज टॉपिक इज़ फिनिश. अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ तक अपना चैप्टर रीड करेंगे अच्छे से. कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी. ओके, रीड इट केयरफुली, फ्रेम योर इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन. If you have any doubt, you can ask me. We'll continue the chapter in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.